इनका सबसे बड़ा फायदा मुझे ये लगा कि इन्होंने व्यंजन संधि जैसे इस पेचीदा और थोड़े डराने वाले विषय को बहुत ही तार्किक और वैज्ञानिक तरीकों से खोल कर रख दिया है। और सच कहूं तो इसकी बहुत आवश्यकता भी थी, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो भाषा की गहराई को समझना चाहता है या फिर किसी परीक्षा की तैयारी कर रहा है, उसके लिए व्यंजन संधि अक्सर एक बहुत बड़ी चुनौती बन जाती है। मतलब अनगिनत नियम हैं, अपवाद हैं, शर्तें हैं। वो ऐसा जाल बुनती है कि रटने के अलावा कोई और रास्ता दिखता ही नहीं है। पर आज हमारा मिशन रटना तो कतई नहीं है। हम उन वैज्ञानिक कारणों की तह तक जाएंगे कि आखिर अक्षरों को अपना रूप बदलने की जरूरत ही क्यों पड़ती है, और साथ ही टेस्ट हुक सुपर ट्रिक्स के जरिए वो तरीके भी ढूंढेंगे जिससे संधि के सवाल महज कुछ सेकंड में हल हो जाएं। बिल्कुल। तो सबसे पहले नियम पर आते हैं। मुझे हमेशा से लगता था कि शायद लोग पुराने जमाने में जल्दी जल्दी लिखते होंगे, इसलिए अक्षरों की बनावट बिगड़ गई होगी। मतलब जैसे क का ग बन जाना। ये एक बहुत ही दिलचस्प नजरिया है, लेकिन असली कारण कागज और कलम में नहीं है। ये हमारे गले और स्वर तंत्रियों में छिपा है, मतलब हमारे वोकल कॉर्ड्स में। इसे ध्वनियों का एकॉस्टिक विज्ञान कहते हैं। अच्छा, वो कैसे? देखिए, जब भी क, च, ट, त या प, जो कि अपने अपने वर्ग के पहले अक्षर हैं, वो किसी स्वर या किसी तीसरे चौथे अक्षर से टकराते हैं, तो वे अपने ही वर्ग के तीसरे अक्षर में बदल जाते हैं। यानी क बन जाएगा ग, त बन जाएगा द। इसे 1 का 3 नियम कहते हैं। क्या ये किसी कंपनी में मिलने वाले प्रमोशन की तरह है? मतलब जहां लेवल 1 का एक जूनियर कर्मचारी सीधा छलांग लगाकर लेवल 3 का अधिकारी बन जाता है। हाँ, बिल्कुल वैसे ही। लेकिन सवाल वही है कि क को ग बनने की क्या मजबूरी थी? मजबूरी हमारी ऊर्जा बचाने की है। देखिए, क एक अघोष ध्वनि है। अघोष मतलब जिसमें कंपन नहीं होता। एग्जैक्टली। अगर गले पर हाथ रख के क बोला जाए तो गले में कोई कंपन महसूस नहीं होगा। लेकिन जब क के ठीक बाद कोई स्वर आता है, जैसे अ या ई, तो स्वरों में भारी कंपन होता है। वे सघोष ध्वनियां हैं। अच्छा। तो मुंह को बिना कंपन वाले क से अचानक भारी कंपन वाले स्वर पर जाना पड़ता है। यही तो बात है। इस अचानक आने वाले बदलाव से उच्चारण का जो फ्लो है, जो प्रवाह है, वो टूटता है। इसलिए हमारा शरीर एक शॉर्टकट लेता है। वो क को भी एक कंपन वाली ध्वनि यानी ग में बदल देता है, ताकि वो प्रवाह बना रहे। दोनों ध्वनियां एक ही जगह से बोली जाती हैं, बस ग में कंपन होता है। अरे वाह! तो ये महज आलस या हमारे मुंह की सुविधा का नतीजा है? और इसी विज्ञान को परीक्षा के लिए आसान बनाने के लिए नोट्स में टेस्ट हुक 3 नंबर ट्रिक दी गई है। हाँ, और ये ट्रिक बहुत ही सीधी है। बिल्कुल। अगर किसी शब्द के बिल्कुल बीचों बीच ग, ज, ड, द, ब यानी ये तीसरे नंबर वाले अक्षर दिखाई दे, तो बिना ज्यादा सोचे उन्हें वापस उनके लेवल 1 के अक्षरों में डिमोट कर देना चाहिए। इसे कुछ उदाहरणों से परखते हैं। मान लीजिए शब्द है दिगंबर। हाँ। बीच में ग की ध्वनि है। इस ग को वापस लेवल 1 यानी क में बदल दें, तो ये टूटेगा दिक प्लस अंबर में। इसी तरह एक और शब्द होता है सद्भावना। बीच में द है। हाँ, और द की लाइन का पहला अक्षर त होता है, तो इसका विच्छेद हुआ सत प्लस भावना। या मुझे नोट्स में दी गई एक बहुत ही महत्वपूर्ण चेतावनी याद आ रही है, जिसे नोटबुक समरी कहा गया है। विच्छेद करते समय इन पहले अक्षरों के नीचे हलंत लगाना सबसे ज्यादा जरूरी है। वो जो छोटी सी तिरछी लाइन होती है ना, जो अक्षर को आधा कर देती है। ये सावधानी किसी भी गलती से बचने का सबसे बड़ा हथियार है। अगर आपने दिक में क के नीचे हलंत नहीं लगाया, तो उसका मतलब हो जाएगा कि उसमें अ का स्वर मिला हुआ है। व्यंजन संधि की बुनियादी शर्त यही है कि एक शुद्ध व्यंजन बिना स्वर के दूसरे वर्ण से टकराए, और हलंत उस शुद्धता का प्रमाण है। बिल्कुल। तो ये लेवल 1 से लेवल 3 का सफर तो गले के कंपन की वजह से समझ आ गया। लेकिन क्या होता है जब यही पहला अक्षर किसी बहुत ही अलग तरह की ध्वनि से टकराते हैं? मतलब लेवल 3 का प्रमोशन तो ठीक है, लेकिन अगर लेवल 1 का कर्मचारी सीधे लेवल 5 के किसी वीआईपी से टकरा जाए तो? वीआईपी? हाँ, मेरा मतलब नाक से बोली जाने वाली ध्वनियों से, जैसे न या म। अच्छा, पंचम वर्ण। यहाँ प्रभाव पूरी तरह से बदल जाता है। जब क, च, ट, त, प की ठीक बाद कोई पंचम वर्ण आ जाए, यानी अनुनासिक ध्वनियां जो नाक से गूंजती हैं, तो पहला वर्ण भी अपने ही वर्ग के 5वें वर्ण में बदल जाता है। मैं इसे ऐसे समझने की कोशिश कर रहा हूं कि
क्या ये किसी को उबासी लेते देखकर खुद भी उबासी लेने जैसा है? मतलब एक अक्षर नाक से बोला जा रहा है तो उसके असर में आकर दूसरा भी नाक से बोला जाने लगा। ये तुलना काफी हद तक सही है। इसे भाषा विज्ञान में नेजल एसिमिलेशन कहते हैं। न और म बहुत ही शक्तिशाली अनुनासिक ध्वनियां हैं। जब हम इन्हें बोलते हैं तो हवा मुंह के साथ साथ नाक से भी बाहर आती है। जब कोई सामान्य व्यंजन इनके संपर्क में आता है तो उच्चारण की गति को बनाए रखने के लिए हमारा मुंह उस सामान्य व्यंजन को भी नाक की गूंज में ढाल लेता है। इसलिए क अपने पांचवें अक्षर ng में बदल जाता है और त बन जाता है न। और इसे तेजी से पहचानने के लिए जो टेस्ट हुक ट्रिक है उसे नाम दिया गया है नाक वाला लॉजिक। हाँ, नेजल लॉजिक। हाँ, इसके अनुसार जब भी किसी शब्द में दो पंचम वर्ण एक साथ चिपके हुए दिखें, जैसे ङ, ण, न या न्म, तो ये एक पक्का संकेत है कि यहाँ एक का 5 नियम लगा है। जैसे जगन्नाथ शब्द को देखा जा सकता है, इसमें दो ना एक साथ हैं, एक आधा और एक पूरा। अब ट्रिक के हिसाब से पहले वाले आधे ना को उसके लेवल 1 के अक्षर यानी ता में वापस भेज दीजिए तो सही विच्छेद होगा जगत प्लस नाथ। एक शब्द है जिसने मुझे हमेशा बहुत उलझाया है, वांग्मय। ये व्यंजन संधि के सबसे बेहतरीन उदाहरणों में से एक है। वाक प्लस मय, यहाँ क के बाद म आ रहा है। म की अनुनासिक शक्ति क को उसके 5वें अक्षर ण में बदल देती है। यहाँ नोटबुक समरी की एक और बहुत बड़ी चेतावनी आती है जो स्पेलिंग या वर्तनी से जुड़ी है। वांग्मय को लिखते समय अक्सर एक बहुत बड़ी चूक देखने को मिलती है। लोग इसे वांगमय लिख देते हैं जहां ग के ऊपर बिंदी होती है। ये एक भयंकर अशुद्धि है। सही वर्तनी में गांग होना चाहिए जिसके नीचे हलंत हो और उसके दाईं ओर एक बिंदु हो। परीक्षाओं में अक्सर ऐसे ही मिलते जुलते विकल्प देके फंसाया जाता है, इसलिए इस ङ की सटीक बनावट को पहचानना बहुत जरूरी है। सही कहा। अब तक तो हमने अक्षरों को सिर्फ अपनी ही पंक्ति में आगे बढ़ते देखा, क का ग बन गया या ङ बन गया, लेकिन यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। वो क्या? अब नोट्स में जिस नियम का जिक्र है वो सच में किसी गिरगिट के रंग बदलने जैसा है। बात हो रही है त की। ऐसा लगता है कि त की अपनी कोई रीढ़ ही नहीं है, ये जिसके साथ खड़ा होता है उसी की नकल करने लगता है। ध्वन्यात्मक नजरिए से त सच में सबसे दिलचस्प व्यवहार करता है। जब आधा त कुछ विशेष व्यंजनों से मिलता है तो वो अपना अस्तित्व पूरी तरह मिटाकर अपने पड़ोसी जैसा ही बन जाता है। इसे डबल लेटर रूल भी कहते हैं। अच्छा, जैसे त के बाद अगर च या छ आए तो त भी च बन जाता है, ज आए तो ज बन जाता है, ल आए तो ल बन जाता है। मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसा क्यों होता है। मतलब क्या मुंह को त बोलने के बाद ल बोलने में कोई खास तकलीफ होती है? इसे जीभ की प्लेसमेंट से समझा जा सकता है। देखिए, त एक दंते ध्वनि है, यानी इसे बोलते समय जीभ ऊपर के दांतों के पीछे छूती है, लेकिन ल या च बोलते समय जीभ को थोड़ा और ऊपर मसूड़ों या तालू की तरफ जाना पड़ता है। ओहो, तो दांत से मसूड़े तक जाने का वो जो छोटा सा सफर है, मुंह उससे भी बचना चाहता है। सटीक विश्लेषण। मुंह इतना आलसी है कि वो दो अलग अलग जगह जीभ ले जाने के बजाय त की जगह पर भी जीभ को ल वाली जगह पर ही खड़ा कर देता है। अरे वाह। इसलिए उत प्लस लास बोलने के बजाय मुंह सीधा उल्लास बोल देता है। और यही टेस्ट हुक का दोस्त लॉजिक या शैडो लॉजिक। त अपने बाद आने वाले अक्षर की परछाई बन जाता है, अपने पड़ोसी जैसा ही भेस बदल लेता है। जैसे उत प्लस चारण में त के बाद चा आया तो शब्द बना उच्चारण। सत प्लस जन बन गया सज्जन। यहाँ उज्ज्वल शब्द की वर्तनी पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। यह शब्द न जाने कितनी बार परीक्षाओं में और यहाँ तक कि आम लेखनी में भी गलत लिखा जाता है। हाँ, अक्सर लोग आधा जा और फिर पूरा जा लिख देते हैं, उज्ज्वल। जबकि इसके विच्छेद पर गौर करें तो सारी तस्वीर साफ हो जाती है। शब्द बनता है उत प्लस ज्वल से। अब नियम के हिसाब से त के बाद ज आ रहा है तो आधा त बदलेगा आधे ज में। और ज्वल शब्द में तो पहले से ही एक आधा जा मौजूद है। यही इसका रहस्य है। एक आधा ज हमें त के बदलने से मिला और दूसरा आधा ज पहले से ही ज्वल में बैठा हुआ था। इसलिए उज्ज्वल की सही वर्तनी में हमेशा बिना किसी अपवाद के दो आधे ज यानी ज्व आते हैं। कमाल है। ट्रिक बहुत सरल है। जहां भी च च लल ज ज जैसे डबल अक्षर दिखें,
पहले वाले आधे अक्षर को उखाड़ें और उसकी जगह आधा त लगा दें। बिल्कुल। लेकिन ये तो हुआ त का अपने पड़ोसी के सामने झुक जाना। मेरा सवाल यह है कि क्या त हमेशा इतना आज्ञाकारी होता है? मतलब क्या वो हमेशा अपने पड़ोसी की बात मानकर खुद को बदल लेता है? नहीं नहीं, यहाँ एक बहुत ही नाटकीय मोड़ आता है। जब बात शलगम वाला श या ह की आती है तो त झुकने से इनकार कर देता है। वो एक तरह का सौदा करता है। सौदा? क्या वो ये कहता है कि अगर मुझे बदलना पड़ा तो सामने वाले को भी बदलना पड़ेगा? इसे अदला बदली लॉजिक का नाम दिया गया है और ये बिल्कुल ऐसा ही काम करता है। त कहता है अगर मैं बदलूंगा तो तुम्हें भी बदलना पड़ेगा। हाँ। जब आधे त के बाद श आता है तो त बन जाता है आधा च, लेकिन साथ ही वो श को मजबूर करता है कि वो छ बन जाए। दोनों मिलकर एक नई संयुक्त ध्वनि छ बनाते हैं। अगर कोई उत और श्वास को एक साथ तेजी से बोलने की कोशिश करे तो शायद उसे समझ आएगा कि यह सौदा क्यों हुआ। उच्छ्वास बोलना बहुत मुश्किल है, सांस अटकती है बीच में। क्या सौदा होता है? जब आधे त के बाद ह आता है तो त बन जाता है आधा द और ह बदल जाता है ध में। दोनों मिलकर ध का निर्माण करते हैं। जैसे उत प्लस हार बन जाता है उद्धार। द का द हुआ, ह का ध हुआ। तत् प्लस हित हो जाता है तद्धित। यह विच्छेद की ट्रिक सच में किसी जासूस के चश्मे जैसी है। नोटबुक समरी कहती है कि जहां भी किसी शब्द के बीच में छ दिखाई दे तो उसे बीच से चीरकर वापस त प्लस श में बांट देना चाहिए। हाँ, और जहां ध दिखे उसे त प्लस ह में तोड़ देना चाहिए। ये लॉजिक तो दिमाग में एकदम छप गया है। अब तक अक्षरों ने अपने नंबर बदले, पड़ोसियों की नकल की और आपस में सौदेबाजी की, लेकिन इसके बाद जिस ध्वनि की बारी आती है वो कोई रूप नहीं बदलती, बल्कि पूरी तरह से अपना भौतिक अस्तित्व खोकर हवा में एक बिंदी बन जाती है। हम बात कर रहे हैं म की। आधा म जो शब्दों के ऊपर एक छोटी सी बिंदी यानी अनुस्वार के रूप में बैठ जाता है। पर यह बिंदी बनती कैसे है? यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसके पीछे का विज्ञान हमारे होंठों और नाक के बीच के रास्ते में है। जब म के बाद क से लेकर म तक का कोई भी स्पर्श व्यंजन आता है। स्पर्श व्यंजन यानी वो ध्वनियां जहां जीभ, होंठ या तालु पूरी तरह एक दूसरे को छूते हैं। बिल्कुल। तो जब ऐसा होता है तो म उसी आगे वाले अक्षर के वर्ग के पंचम वर्ण में बदल जाता है, या फिर आधुनिक हिंदी में उसे अनुस्वार यानी बिंदी के रूप में लिख दिया जाता है। जैसे सम प्लस गम, म के बाद ग आया तो ये संगम बन गया, स के ऊपर बिंदी। सम प्लस तोष बन गया संतोष। लेकिन इसका एक बहुत ही कड़ा और अनिवार्य नियम भी है। अगर म के बाद य, र, ल, व जिन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं, या श, श, स, ह जिन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं आए, तो म के पास पंचम वर्ण में बदलने का कोई विकल्प नहीं बचता। वो हमेशा अनुस्वार ही बनता है। हमेशा? इसके पीछे क्या कारण है? क्योंकि य, र, ल, व या श, श, स, ह बोलते समय हमारे होंठ या मुंह के हिस्से पूरी तरह से बंद नहीं होते, हवा बाहर निकलती रहती है। इसलिए म की ध्वनि को मुंह के बजाय नाक के रास्ते से ही गूंजना पड़ता है। वो मजबूरी में बिंदी ही बन सकता है। अच्छा, तो सम प्लस सार हमेशा संसार ही बनेगा, सम प्लस विधान हमेशा संविधान होगा। बिल्कुल। अगर कोई संविधान में आधा म बोलने की कोशिश करे तो होंठ बंद करने पड़ेंगे, जबकि वह बोलने के लिए होंठों को खुला रखना होता है। ये तो सच में शारीरिक रूप से असंभव जैसा है। और इसीलिए टेस्ट हुक का बिंदी लॉजिक कहता है कि शब्द के ऊपर जहां भी अनुस्वार दिखे, विच्छेद करते समय उस बिंदी को नीचे खींचे और आधा म बना दे। संसार की बिंदी हटाई और वो सम प्लस सार हो गया। लेकिन नोटबुक समरी में एक विशेष सावधानी दी गई है। अगर म के बाद फिर से म ही आ जाए तो क्या होगा? क्या अब तब भी बिंदी लगेगी? ये एक ऐसा फंसाने वाला बिंदु है जो बहुत स्पष्ट किया गया है। अगर म के बाद फिर से म आ जाए तो कोई बदलाव नहीं होता। सम प्लस मान हमेशा सम्मान ही लिखा जाएगा, आधा म और पूरा म। अगर किसी ने सर के ऊपर बिंदी लगाकर उसे सम्मान लिख दिया तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि दोनों म बोलते समय होंठ पूरी तरह से बंद होते हैं, इसलिए नाक से गूंजने की कोई एक्स्ट्रा जरूरत नहीं पड़ती है। ये एक बहुत ही बारीक अवलोकन है। अब तक तो अक्षर आमने सामने टकरा रहे थे, उनके बीच सीधा कनेक्शन था। लेकिन क्या कोई ऐसा नियम है जो बिना किसी डायरेक्ट कनेक्शन के दूर बैठे बैठे अक्षरों को बदल दे? मतलब जैसे कोई रिमोट कंट्रोल से काम कर रहा हो? हाँ, इसे व्याकरण में असिमिलेशन एट अ डिस्टेंस कहा जा सकता है। अच्छा, ये व्यंजन संधि का सबसे जादुई और अक्सर अनदेखा किया जाने वाला हिस्सा है।
इसमें स्वर और र जैसी ध्वनियां दूर से ही अपना प्रभाव डालती हैं। पहला नियम है स सपेरा वाला स का श षटकोण वाले श में बदलना। ये रिमोट कंट्रोल कैसे काम करता है? अगर स से ठीक पहले अ या आ को छोड़कर कोई भी दूसरा स्वर आ जाए, विशेषकर छोटी ई या छोटा ओ, तो स अपना रूप बदलकर श हो जाता है। कोई ऐसा शब्द जिससे ये आसानी से समझ आए? अभी प्लस सेख को देखिए। स से पहले अभी में छोटी ई की मात्रा है। ये छोटी ई दूर से ही स की ध्वनि को प्रभावित करती है और उसे श में बदल देती है। शब्द बन जाता है अभिषेक। इसी तरह वे प्लस सम बन जाता है विषम। अरे वाह, ये तो स्विच लॉजिक हो गया। जहां भी शब्द में छोटी ई या ऊ की मात्रा के बाद स की आवाज आए, उसे तुरंत श में स्विच कर देना चाहिए। और दूसरा रिमोट कंट्रोल न और न, बाण वाला न के बीच चलता है ना? हाँ, ये नियम कहता है कि यदि किसी शब्द में कहीं भी री, र या श मौजूद हो और उसके बाद अंत में कहीं न आए, तो वो न बदल कर ण हो जाता है। उनके बीच में चाहे कितने भी स्वर या व्यंजन क्यों ना आ जाए, ये प्रभाव काम करता है। इसका सबसे मशहूर उदाहरण तो रामायण है। बिल्कुल। राम प्लस अयन। राम की शुरुआत में र है और अयन के बिल्कुल अंत में न है। बीच में म, अ, य सब कुछ है। फिर भी र इतनी मजबूत तरंग भेजता है कि अंत का न ण में बदल जाता है। इसके पीछे भी हमारी जीभ का विज्ञान है। र एक लुंठित ध्वनि है। इसे बोलते समय जीभ मुड़ती है, रोल होती है। हाँ, प्र प्लस नाम बोलते समय जब जीभ प्र के र के लिए मुड़ती है, तो जब तक वो न तक पहुंचती है, वो पूरी तरह से सीधी नहीं हो पाती। मुड़ी हुई अवस्था में वो मसूड़ों के ऊपर टकराती है, जिससे स्वाभाविक रूप से न की जगह ण का उच्चारण हो जाता है और शब्द प्रणाम बन जाता है। लेकिन यहाँ भी कुछ अपवाद होते हैं ना, जैसे अनुसरण या विस्मरण। इनमें र भी है और न भी, लेकिन बदलाव नहीं होता। हाँ, इसलिए इन अपवादों पर खास ध्यान देने की जरूरत है। भाषा कोई मशीन तो है नहीं, इसलिए कुछ शब्दों के उच्चारण समय के साथ उसी रूप में रूढ़ हो जाते हैं, उन्हें रटना ही पड़ता है। तो इस सब का क्या मतलब है? हमने इतने सारे बदलाव देखे, रूप बदलते देखे। अब इसे समेटते हैं एक सबसे आसान नियम के साथ, जहां कुछ बदलता नहीं, बस जुड़ जाता है। ये छ से जुड़ा नियम है। हाँ। यदि किसी भी ह्रस्व स्वर यानी छोटे स्वर जैसे अ, ई, उ या आ के बाद छ छाता वाला छ आ जाए, तो उन दोनों के बीच में एक आधा च अपने आप जन्म ले लेता है। स्वर प्लस छ बन जाता है छ। मतलब स्वर और छ के बीच में आधे च की एंट्री। इसे हटाओ और जोड़ो लॉजिक कहा गया है, जैसे अनु प्लस छेद। जब हम अनुच्छेद को तेजी से बोलते हैं, तो सांस के प्रवाह में एक छोटा सा गैप आता है और मुंह अपने आप एक च की ध्वनि पैदा कर देता है। इसलिए वी प्लस छेद बन जाता है विच्छेद। परि प्लस छेद हो जाता है परिच्छेद। इसकी ट्रिक तो सबसे आसान है। संधि करते समय च जोड़ दें और विच्छेद करते समय बस बीच में बैठे उस आधे च को गायब कर दें। अनुच्छेद से च हटाया तो बन गया अनु प्लस छेद। अगर हम अब तक की पूरी चर्चा को एक फ्रेम में रखकर देखें, तो मास्टर चार्ट में ये एक तीव्र रिवीजन देता है। ग, ज, ड, द, ब दिखें तो पहले वर्ण में बदलो। न, ङ दिखें तो आधे को पहले वर्ण में बदलो। डबल अक्षर दिखें तो आधे को त बनाओ। ध को त प्लस ह और छ को त प्लस श में तोड़ो। बिंदी को आधा म बनाओ और अनुच्छेद जैसे शब्दों से च हटा दो। सच में व्याकरण के नियमों को सिर्फ परीक्षा पास करने के एक टूल की तरह नहीं देखना चाहिए। जब कोई इस तरह से ध्वनियों की गहराई में उतरता है, तो समझ आता है कि हमारी भाषा के पीछे कितना अचूक विज्ञान और गणित काम कर रहा है। ये एक पजल सॉल्व करने जैसा है। बिल्कुल। और जब एक बार ये लॉजिक और विज्ञान समझ आ जाता है, तो फिर शब्दों को रटने का बोझ खत्म हो जाता है। आप बस शब्द की संरचना को देखते हैं और उसका पूरा ढांचा पारदर्शी हो जाता है। अगली बार जब कोई अखबार या किताब में उज्ज्वल, दिगंबर या उच्छ्वास जैसा कोई शब्द पढ़ें, तो उसे सिर्फ स्याही से छपे एक शब्द की तरह न देखें। उसे एक जासूस की तरह देखें जो अपने असली अक्षरों को किसी शानदार और वैज्ञानिक भेस में छुपा कर खड़ा है। विचार कीजिएगा कि क्या वो उस भेस को पहचान पा रहा है। अगर आप इस अध्याय की पीडीएफ चाहते हैं या अपनी तैयारी को परखने के लिए टेस्ट लगाना चाहते हैं, तो अभी प्ले स्टोर से टेस्ट हुक रिवीजन ऐप डाउनलोड करें।